स्वागत दोस्तों, अगर चैनल से के सामने होते हैं चलेंगे सबसे पहले सबसे बड़ी आपको बताएंगे दोस्तों, राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र के अंदर बीजेपी के नेता राहुल गांधी से माफी की मांग कर रहे थे। दोस्तों राहुल गांधी ने ऐसा मुंह बना दिया कि बैठक छोड़कर जाना पड़ा। बताएंगे क्या है पूरा मामला दोस्तों। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर मोदी के विरोध से पहले कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के घर पहुंच गई पुलिस। बताएंगे कौन से राज्य से है ये बड़ी अपडेट दोस्तों। और बीजेपी के लोगों पर इनडायरेक्ट तरीके से निशाना साधते दिखाई दिए हैं मोदी सरकार के कैबिनेट मंत्री नितिन गडकरी। बताएंगे कौन सा उनका नया बयान सामने आया है दोस्तों। इसी के साथ में अपने कई सारे वरिष्ठ विधायकों के साथ समझौता कर रहे हैं नीतीश कुमार, क्योंकि बीजेपी को दी जा रही है सीटें। बताएंगे कैसे जनता दल यूनाइटेड अपने लोगों से ही पंगे लेने लगी है दोस्तों। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर बीजेपी के लोग कांग्रेस पार्टी के वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे पर जारी पीडीएफ को लेकर उल जुलूल दावा कर रहे थे दोस्तों। उल्टा दावा सामने आया तो अब मुंह छुपाते फिर रहे हैं। बताएंगे क्या है पूरा मामला दोस्तों। और इसी के साथ में चलेंगे एक एक करके सारी बड़ी अपडेट की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि राहुल गांधी को उनके संसदीय क्षेत्र रायबरेली जाने से बीजेपी की कोई ताकत नहीं रोक सकती, और राहुल गांधी 2 दिनों तक यात्रा करके आ गए, भारतीय जनता पार्टी के लोगों के तमाम विरोध के बावजूद इससे ही पता चलता है कि भाजपाइयों के बस की बात नहीं है राहुल गांधी को रोकना। तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखा होता है दोस्तों। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली के 2 दिनों के दौरे के लिए गए थे दोस्तों। पहले दिन राहुल गांधी को 10 तारीख को रायबरेली जाने से रोकने के लिए बीजेपी के नेता ने हाईवे तक जाम कर दिया दोस्तों। मंत्री ने पूरी ताकत का इस्तेमाल कर लिया, इसके बावजूद राहुल गांधी रायबरेली पहुंचे। इसके बाद राहुल गांधी का बीते दिन 11 तारीख को भी कार्यक्रम हुआ दोस्तों। उस कार्यक्रम को रोकने के भी कई प्रयास किए गए, लेकिन भाजपाइयों के साथ दिक्कत यह है दोस्तों कि वो राहुल गांधी को तमाम कोशिश के बावजूद रोक नहीं पा रहे हैं। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के टिकट पर 2022 के विधानसभा चुनाव में रायबरेली के ऊंचा हार से चुनाव जीते निष्कासित विधायक मनोज पांडे, जो आजकल बीजेपी की भक्ति कर रहे हैं दोस्तों, उन्होंने राहुल गांधी का विरोध करने की कोशिश की। दरअसल रायबरेली के अंदर संसदीय क्षेत्र के विकास को लेकर एक बैठक बुलाई गई दोस्तों, जिस बैठक को राहुल गांधी के नेतृत्व में पूरा किया जा रहा था। आपको बता दें कि जब बैठक में राहुल गांधी पहुंचते हैं दोस्तों, तो राहुल गांधी के स्वागत के लिए वहां के कलेक्टर और साथ में जिले के अन्य बड़े पदाधिकारी मौजूद रहते हैं दोस्तों। और राहुल गांधी के नेतृत्व में यह पूरी बैठक हुई, क्योंकि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष भी है और सांसद भी है दोस्तों। ऐसे में राहुल गांधी का विरोध कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के नेता दिनेश प्रसाद सिंह, वो राहुल गांधी के बगल में बैठे हुए थे, यानी राहुल गांधी पूरी मीटिंग को चेयर कर रहे थे दोस्तों। कलेक्टर सभागार में यह बैठक चल रही थी, और इस बैठक में जैसे ही सभी लोग पहुंचे, वैसे ही समाजवादी पार्टी के विधायक के तौर पर समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को धोखा देकर बीजेपी का गुणगान गाने वाले नेता और ऊंचाहार के विधायक राहुल गांधी से माफी की मांग करने लगे दोस्तों। आपको बता दें कि ऊंचाहार से समाजवादी पार्टी के बागी विधायक मनोज पांडे ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी को लेकर नेता विपक्ष राहुल गांधी से माफी मांगने के लिए कहा। हालांकि राहुल गांधी ने मना कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं होगा। तो इसके बाद बीजेपी का समर्थन करने वाले समाजवादी पार्टी का ये बागी नेता वहां से चला जाता है दोस्तों, और कहता है कि मैं विरोध जताते हुए यहां से जा रहा हूं। बाहर में मीडिया से बात करते हुए कहता है कि मैंने विरोध करते हुए राहुल गांधी की बैठक का बहिष्कार करने का फैसला लिया है। जबकि भारतीय जनता पार्टी का विधायक मनोज पांडे यहां से चला जरूर जाता है दोस्तों, लेकिन और भी जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है वहां पर मौजूद रहते हैं। राहुल गांधी बैठक को लीड कर रहे होते हैं दोस्तों, यानी बैठक की अध्यक्षता कर रहे होते हैं। और राहुल गांधी के बगल में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह बैठे होते हैं, जो योगी आदित्यनाथ के करीबी नेता हैं और राहुल गांधी का विरोध करने के लिए हाईवे जाम करने के लिए बैठे हुए थे, लेकिन अभी राहुल गांधी के साथ में बगल में आकर बैठे हुए हैं। इससे पता चलता है कि बीजेपी का नेता यानी जो असली में मंत्री है दिनेश प्रताप सिंह, वो राहुल गांधी के साथ में बैठे हुए हैं। जबकि मनोज पांडे, जिनको भारतीय जनता पार्टी के लिए अपनी निष्ठा को दिखाना है और बताना है कि बीजेपी के लिए वो लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी से आए हैं, तो बीजेपी में अभी उनको पूरी तरीके से निष्ठावान नेता नहीं माना जा रहा है। और यही साबित करने के लिए राहुल गांधी का विरोध करने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि दोस्तों राहुल गांधी ने मुंह बनाकर बाहर भेज दिया, यानी राहुल गांधी ने बोल दिया कि कोई माफी नहीं होगी। तो इसके बाद बीजेपी के नेता को वहां से जाना पड़ा। अगर आप भी मानते हैं कि ज्यादा होशियार बनने वाले के साथ ऐसा ही होता है, अच्छा हुआ भाजपा के नेता को राहुल गांधी ने आईना दिखा दिया और मीटिंग पूरी तरीके से चलती रही दोस्तों। कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी विरोध नहीं हुआ और एक तरफा मीटिंग में काम चलता रहा। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि बीजेपी के लोग इसी तरीके से फ्लॉप होते रहेंगे, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर उत्तर प्रदेश के अंदर राहुल गांधी को रोकने की कोशिश की गई। तो दोस्तों कांग्रेस पार्टी की ओर से भी फैसला लिया गया कि नरेंद्र मोदी वाराणसी आ रहे हैं, तो नरेंद्र मोदी का भी जोरदार विरोध किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता लखनऊ में एकजुट हो रहे थे और उसके बाद विरोध की पूरी प्लानिंग बना ली गई थी दोस्तों। लेकिन रात होते होते अचानक से पुलिस वाले बड़ी संख्या में कांग्रेस पार्टी के नेता और प्रदेश के अध्यक्ष अजय राय के आवास पर पहुंच जाते हैं, जो आलमबाग में स्थित है। और अजय राय के आवास के बाहर भारी संख्या में सुरक्षा बल को तैनात करते हुए अजय राय को बाहर निकलने से रोक दिया जाता है दोस्तों। जोरदार तरीके का बवाल होता रहा, लेकिन हाउस अरेस्ट करके
कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को जाने नहीं दिया गया। दोस्तों इससे एक बात स्पष्ट थी कि भारतीय जनता पार्टी के लोग डरे हुए हैं, खासकर उत्तर प्रदेश की सरकार के लोग डरे हुए हैं कि नरेंद्र मोदी का विरोध ना हो जाए। लेकिन कांग्रेस पार्टी के लोगों ने कहा है कि राहुल गांधी को रोकने की कोशिश की तो हम भी नरेंद्र मोदी को रोकने की कोशिश करेंगे और इसे लेकर एकदम स्पष्ट ऐलान किया गया है। आज नहीं तो कल फिर विरोध तो होगा ही होगा। आपकी क्या राय है दोस्तों पूरे मामले पर लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में सोशल मीडिया पर E20 फ्यूल को लेकर हो रही आलोचना को लेकर इशारों में बीजेपी को भी कटघरे में खड़ा किया है। दोस्तों दरअसल हुआ ये कि E20 फ्यूल को लेकर एक मुहिम चल रही है, जिसके तहत नितिन गडकरी पर गंभीर आरोप लगते हुए बताया जा रहा है कि नितिन गडकरी E20 का प्रचार इसलिए करते हैं क्योंकि नितिन गडकरी का बेटा एथेनॉल बेचता है और नितिन गडकरी के बेटे को जबरदस्त तरीके का मुनाफा E20 के प्रोजेक्ट के कारण हुआ है। और इस पर अब नितिन गडकरी कह रहे हैं कि उनके खिलाफ एक सुनियोजित तरीके से पेड कैंपेन यानी पैसा खर्च करके कैंपेन चलाया जा रहा है, इसका उनको नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा कि मैं इस पर ध्यान नहीं देता, लेकिन मेरे खिलाफ पेड कैंपेन चल रहा है। कुल मिलाकर दोस्तों कुछ भाजपाई इस पेड कैंपेन में दिखाई देते हैं। अगर आप भी मानते हैं कि नितिन गडकरी जरूर भाजपाइयों की ओर निशाना साध रहे हैं, क्योंकि कई सारे बीजेपी वाले इस बात से नाराज हैं कि आखिर नितिन गडकरी अपने आप को नरेंद्र मोदी के सामने एक विकल्प के तौर पर क्यों दिखाते हैं। जो भी आपकी राय है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर बिहार के अंदर नीतीश कुमार की पार्टी ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने के चक्कर में कई सारे सीटों पर कॉम्प्रोमाइज करने जा रही है। दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी को जनता दल यूनाइटेड को कई सारी ऐसी सीटें भी देनी पड़ेगी जहां पर वो पहले चुनाव जीते हुए हैं। गोपालपुर विधानसभा सीट पर बीजेपी से कुणाल गुप्ता की दावेदारी मजबूत मानी जा रही है। दोस्तों अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से अपना राजनीतिक जीवन शुरू करने वाले वर्तमान में नवगछिया के बीजेपी के युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष कुणाल गुप्ता की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है, इस तरीके का दावा किया गया है दोस्तों खासकर युवा वर्ग के अंदर। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी दबाव बना रही है कि नीतीश कुमार भागलपुर की गोपालपुर विधानसभा सीट से जनता दल यूनाइटेड की जगह इस बार बीजेपी को चुनाव लड़ने का मौका दे। हालांकि जेडीयू इस बात को स्वीकार करेगी, ये एक बड़ा सवाल है दोस्तों, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड इस सीट पर कई बार से जीती आई है और दिलीप मंडल यहां से विधायक है दोस्तों। हालांकि दिलीप मंडल को लेकर एक एंटी इनकम्बेंसी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन दिलीप मंडल चाहते हैं कि उनको टिकट मिले ना मिले उनके बेटे को टिकट मिल जाए, लेकिन उनके बेटे को टिकट मिलना लगभग असंभव दिखाई दे रहा है। और जो मीडिया रिपोर्ट है उसके अनुसार दिलीप मंडल की यह सीट जाएगी बीजेपी के नेता कुणाल गुप्ता को यहां आगे किया जाएगा। जो भी जानकारी इससे जुड़ी हुई स्पष्ट तौर पर आएगी दोस्तों आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा अगर आप भी मानते हैं कि काफी गंभीर यह मामला है, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड को कई सीटों पर अब कॉम्प्रोमाइज करने के लिए बीजेपी मजबूर कर रही है, तो लिखिएगा जरूर। चलते हैं एक और बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर खुरपेच नाम के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से एक ट्वीट किया गया दोस्तों, जिसमें दावा किया गया कि कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने कर्नाटका के महादेवपुरा विधानसभा सीट को लेकर जो वोटों के घपले का आरोप लगाया है उसका पीडीएफ म्यांमार के अंदर बनाया गया है, यानी विदेशी टूल का इस्तेमाल करके पीडीएफ तैयार किया गया है, जिसका भारत में इस्तेमाल कर रही है कांग्रेस पार्टी। जब ये गंभीर आरोप लगाए गए दोस्तों तो पहले तो कांग्रेस पार्टी के नेत्री सुप्रिया शिनेर से लेकर सभी लोगों ने इस पर प्रतिक्रिया दी। उसके बाद अब भाजपा वालों की दिन दहाड़े पोल खोल दी गई है दोस्तों, यानी आईटी सेल वाले काफी उत्सुक हो गए थे कि बहुत बड़ा खुलासा कर दिया, टूल किट का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन उसके बाद श्याम मीरा सिंह आते हैं दोस्तों, पत्रकार श्याम मीरा सिंह की ओर से एक रिपोर्ट तैयार की गई। उन्होंने बताया कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री कार्यालय की वेबसाइट पर एक कंटेंट पड़ा है, यानी एक पीडीएफ पड़ा है जिसमें नरेंद्र मोदी के संपत्ति का ब्यौरा दिया गया है। जब उस ब्यौरे की जांच की गई तो पता चला कि उस ब्यौरे को जो बनाया गया है वो 2022 में बनाया गया, 3 अगस्त 2022 को बनाया गया। और उसके मेटा डेटा को अगर खोलकर देखेंगे तो भारत का जो टाइम लाइन होता है दोस्तों, टाइम जोन होता है वो प्लस 5.5 घंटे वाला होता है, यानी GMT 5:30 भारत का होता है। लेकिन इस पीडीएफ को बनाने के लिए GMT 5 का इस्तेमाल किया गया है, यानी जो टाइम जोन पाकिस्तान का है उस टाइम जोन पर यह पीडीएफ बनाई गई है। तो इसके बाद उन्होंने कहा कि जिस लॉजिक से आईटी सेल वाले भाजपा वाले आरोप लगा रहे हैं कि राहुल गांधी ने जो पीडीएफ तैयार किया है वो विदेश में किसी देश में तैयार हुआ है, तो ये बताओ कि क्या नरेंद्र मोदी के संपत्ति का ब्यौरा क्या पाकिस्तान में तय हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान में +50 का टाइमलाइन होता है, टाइम जोन होता है। तो इसके बाद अब भाजपाइयों के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा दोस्तों, यानी कांग्रेस पार्टी को एक्सपोज करने के लिए गए थे, खुद ही एक्सपोज हो गए। अगर आप भी मानते हैं कि दिन रात इनका काम केवल एक ही होता है कि कैसे भी जोड़ तोड़कर ये साबित कर दो कि मोदी को लेकर जो सही सवाल पूछे जा रहे हैं वो सवाल सही नहीं है, क्योंकि विदेशी साजिश चल रही है, यानी दोस्तों हर तरीके से विदेशी साजिश का आरोप लगा लगाकर देश को लूटने की एक तैयारी चल रही है। दो शब्द आप जरूर लिखकर बताएगा इस पूरे मामले पर। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर
कांग्रेस पार्टी के नेत्री प्रियंका गांधी बिहार में बड़ी भूमिका निभाएंगी। दोस्तों बिहार प्रचार में उनको आगे रखा जाएगा, ये जानकारी मीडिया में 2 दिन पहले ही आ गई थी। ऐसे में प्रियंका गांधी ने अब बिहार के मुद्दों को लेकर और जोर शोर से अपनी राय रखनी शुरू की है। दोस्तों प्रियंका गांधी स्टार कैंपेनर के तौर पर दशहरे के बाद मैदान में उतरेंगी और ऐसे में प्रियंका गांधी ने बीजेपी के कार्यालय पहुंचे संविदा कर्मियों पर हुए बर्बर पुलिसिया लाठीचार्ज को लेकर निंदा करते हुए कहा कि इसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम है। जो सरकार युवाओं को रोजगार के अवसर देने की जगह यातना देने पर उतारू हो, उसे सत्ता में बने रहने का हक नहीं है। बिहार के युवा इस बार अधिकार छीनकर अत्याचार करने वाली बीजेपी जेडीयू सरकार को करारा सबक सिखाने जा रहे हैं। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों पूरे मामले पर, क्योंकि आरोप काफी गंभीर है। दोस्तों जब ये आरोप लग रहे हैं कि लोग अपनी मांग करने के लिए जा रहे हैं तो बीजेपी के लोग मारपीट करते हुए, पुलिस का इस्तेमाल करते हुए लोगों की आवाज दबाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन नेपाल में जिस तरीके से लोगों ने विरोध किया था दोस्तों, देश में हमेशा लोग उम्मीद करते हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से विरोध होना चाहिए और इसके लिए बीजेपी की सरकार को भी खासकर पुलिस वालों को बोलकर शांति बरतनी चाहिए दोस्तों, वरना माहौल खराब हो जाया करते हैं। ऐसा ही नेपाल में करने की कोशिश की गई थी, जहां पर प्रदर्शनकारियों को मारा पीटा गया तो फिर उग्र आंदोलन हो गया था दोस्तों। लेकिन बिहार के अंदर लोग लगातार अपने संघर्ष को जारी रखे हुए हैं, अनवरत सरकार से अपने मांग को लेकर अड़े हुए हैं दोस्तों और एकदम अहिंसा का रास्ता अपना रहे हैं। आप लोग इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर आम आदमी पार्टी के नेता हैं संजय सिंह दोस्तों, उन्होंने एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने बताया है कि जम्मू और कश्मीर के कई बार के मुख्यमंत्री, वरिष्ठ नेता और कई बार सांसद रहे फारूक अब्दुल्ला जी संजय सिंह से मिलने के लिए आए दोस्तों, तो उनको मिलने नहीं दिया गया, यानी संजय सिंह को हाउस अरेस्ट रखा गया है और बाहर से आने वाले किसी और व्यक्ति को मिलने भी नहीं दिया जा रहा है। दोस्तों सोचिए, इतने वरिष्ठ नेता को भी रोकने के लिए सारे तंत्र का इस्तेमाल किया जा रहा है और उस राज्य में जहां पर उस नेता की खुद की सरकार है दोस्तों, यानी फारूक अब्दुल्ला के बेटे उमर अब्दुल्ला जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं। इसके बावजूद उनके पिता के साथ ऐसा हो रहा है, उमर अब्दुल्ला के पिता के साथ ऐसा हो रहा है। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों इस पूरे मामले पर, क्योंकि काफी गंभीर है। लगातार मांग की जा रही है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो पुलिस की व्यवस्था है वो यहाँ की स्थानीय सरकार को मिलना चाहिए, लेकिन बार बार मामले को टालकर जम्मू और कश्मीर के अंदर केंद्र सरकार अपने अंतर्गत पुलिस व्यवस्था को चला रही है। आप लोग क्या कहना चाहते हैं दोस्तों पूरे मामले पर लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने रविवार को एशिया कप पर भारत और पाकिस्तान के मैच के बीच होने वाले क्रिकेट मैच को लेकर अपना आदेश जारी किया है दोस्तों। कोर्ट ने कहा कि हम इस पर रोक नहीं लगा सकते। एक वकील ने न्यायमूर्ति जेके महेश्वरी, न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई की पीठ के समक्ष मामले को तत्काल सुनवाई के लिए पेश किया दोस्तों। पीठ ने कहा कि इसमें जल्दी क्या है, यह मैच है, इसे होने दीजिए, मैच इसी रविवार को है, हम क्या कर सकते हैं। यानी कोर्ट ने इस पर रोक लगाने से मना कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि उनके पास ऐसी कोई पावर भी नहीं है दोस्तों। और आप लोग जानते हैं कि कोर्ट अगर ज्यादा कुछ करेगा तो फिर कहेंगे बीजेपी वाले की कोर्ट अपनी ताकत से ज्यादा अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए सरकार के काम में दखल देने की कोशिश कर रहा है। जब बीजेपी की सरकार ने इजाजत दी है एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के मैच के होने के लिए दोस्तों, तो बीजेपी सरकार के खिलाफ विरोध होना चाहिए और बीजेपी वालों को एक्सपोज किया जाना चाहिए, जिनके अंतर्गत बीसीसीआई भी आती है दोस्तों और पूरा बीसीसीआई पर भाजपा वालों का कंट्रोल भी है। 2 शब्द आप इस मामले को लेकर लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर नीतीश कुमार के सामने लोग अपनी मांगों को लेकर लगातार सामने दिखाई देते हैं दोस्तों। नीतीश कुमार किसी कार्यक्रम में गए थे, जब नीतीश कुमार को लोगों ने रोक लिया। आपको बता दें कि भारी संख्या में यहां पर लोग दिखाई दे रहे हैं, खासकर जो छात्र हैं दोस्तों वो नजर आते हैं। उन्होंने कहा कि आपने कहा था कि आपकी सरकार कई सारे लाइब्रेरियन के पोस्ट पर भर्ती निकालेगी, हम लोग इंतजार कर रहे हैं, आखिर वो भर्ती निकलेगी कब। लगातार बिहार में इंतजार चल रहा है, युवा सोच रहे हैं कि रोजगार का अवसर मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा। इसके बाद पटना के डीएम मामले को सुधारने की कोशिश करते हैं दोस्तों, यानी स्थिति को संभालने की कोशिश करते हुए नीतीश कुमार को वहां से आगे के लिए ले जाते हैं और हाथ का इशारा करते हुए कहते हैं कि एसडीओ का लेटर लिख दीजिए, हम अपनी कार्रवाई कर लेंगे। यानी पूरे मामले पर टाल मटोल करने की कोशिश की जा रही है दोस्तों। और एक बात स्पष्ट है कि नीतीश कुमार की सरकार में अब कोई सुनवाई नहीं हो रही है दोस्तों। ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार भी खोए खोए से हैं, उनसे जो मांग की जा रही है उस पर वो ज्यादा ध्यान देते नहीं और एकदम इग्नोर करते रहते हैं। इस पर एसएससी के बच्चों को पढ़ाने वाले गगन प्रताप कहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस युवा के सवाल का सही जवाब नहीं दिया, नीतीश जी चलते बने। यानी इसी से पता चलता है कि नीतीश कुमार की सरकार के लोग खासकर रोजगार के मामले को लेकर तो दोस्तों एकदम कुछ करने के स्थिति में नहीं है। और जिस तरीके से हाई सिक्योरिटी लगा दी जाती है, डीएम से लेकर एसडीएम एडीएम जितने भी होते हैं सबको बुला दिया जाता है और एक पूरा तंत्र इकट्ठा हो जाता है नीतीश कुमार के सामने, तो जनता की आवाज कैसे पहुंचेगी। ये तो सिंपल सा एक सवाल है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि इस पूरे गंभीर मामले पर बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड को जनता सबक सिखाने के लिए तैयार है, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर
जनता दल यूनाइटेड के शासन में आजकल बिहार में किसी जंगल राज से कम की स्थिति नहीं है दोस्तों। पटना के अंदर अपराधियों का आतंक लगातार बढ़ा हुआ है। राजधानी के राजनगर टर्मिनल के पास बीती रात अपराधियों ने आरजेडी के नेता और जमीन कारोबारी राजकुमार राय की गोली से भूनकर हत्या कर डाली दोस्तों। अचानक से हुई इस वारदात से पूरे इलाके में अफरा तफरी की स्थिति हो गई। गोलीबारी के बाद अपराधी कंकड़ बाग मेन रोड की ओर फरार हो गए। आपको बता दें कि यह मामला इसलिए भी गंभीर है दोस्तों क्योंकि आरजेडी के नेता चुनावी मैदान में उतरने वाले थे। उम्मीद जताई जा रही थी कि वो निर्दलीय तौर पर या फिर राष्ट्रीय जनता दल से टिकट मिलने पर मैदान में उतर सकते हैं। सोचिए दोस्तों, जो नेता अपना भविष्य तलाश रहा था राजनीति में और एक नई धारा के साथ मैदान में उतरने वाला था, उसके दिन दहाड़े हत्या इस तरीके से हो गई है दोस्तों। और ये जितने भी एग्जाम्पल सामने आते हैं दोस्तों, यही तो जंगल राज है। इसके बावजूद मीडिया वालों को जंगल राज दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि उन्हें पैसा दिखाई दे रहा है, सरकारी प्रचार का पैसा। इसीलिए बिहार में अभी सब कुछ सही है। जैसे ही राष्ट्रीय जनता दल इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाएगी तो तुरंत उनको जंगल राज दिखाई देना लगेगा। अगर आप भी मानते हैं कि अभी जंगल राज की पराकाष्ठा भी पार हो चुकी है, दिन दहाड़े हत्याएं हो रही है, नेताओं की हत्याएं हो रही है, बिजनेसमैन की हत्याएं हो रही है, बच्चे गायब हो जा रहे हैं, इसके बावजूद बिहार में जंगल राज चल रहा है, ये बोलने वालों के मुंह पर ताला लगा हुआ है दोस्तों। यानी ये बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा इन लोगों के बारे में जो बिहार के अंदर अभी भी जंगल राज नहीं देख पा रहे हैं। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर निर्वाचन आयोग के साथ राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों ने दिल्ली में एक दिवसीय बैठक के बाद अधिकारियों ने कहा कि अगले साल 5 विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। अखिल भारतीय मतदाता सूची पुनर्निरीक्षण अभियान यानी ऑल इंडिया SIR 2025 के आगामी महीनों के अभियान को लेकर चर्चा की गई है और जल्द इसे पूरे तरीके से मैदान में उतारा जाएगा। यानी SIR पूरे देश भर के अंदर कराया जाएगा, ऑल इंडिया होगा। आप क्या मानते हैं दोस्तों? इस पर अपनी राय जरूर लिखा बताइए। क्या ऑल इंडिया SIR का विरोध और ज्यादा व्यापक स्तर पर होगा? जो भी आपकी राय है लिखेगा जो। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ दोस्तों, जहां पर दिल्ली यूनिवर्सिटी के इलेक्शन होने वाले हैं दोस्तों और NSUI ने पिछली बार अपना अध्यक्ष का पोस्ट जीता था दोस्तों। यानी NSUI अध्यक्ष के पोस्ट पर जीत गई थी और बीजेपी को तगड़ा झटका लगा था। कई सालों के बाद NSUI की दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर वापसी हुई थी दोस्तों और रौनक खत्री चुनाव जीते थे। इस बार NSUI ने अपना एक नया उम्मीदवार मैदान में उतारा है दोस्तों। NSUI के अध्यक्ष पोस्ट को लेकर नंदिता चौधरी मैदान में उतर रही है। वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट को लेकर राहुल चासला मैदान में उतर रहे हैं। सेक्रेटरी के पोस्ट को लेकर कबीर मैदान में है, जबकि ज्वाइंट सेक्रेटरी के पोस्ट को लेकर लवकुश बड़ाना को मैदान में उतारा गया है दोस्तों। यानी जोरदार मुकाबला अब DU के अंदर देखने को मिलेगा, जहां पर ABVP और NSUI के बीच में जबरदस्त तरीके का संघर्ष देखने को मिलेगा क्योंकि DU के इलेक्शन में इस बार बीजेपी पूरी ताकत लगाएगी। ABVP वालों के पिछली बार होश उड़ गए थे जब प्रेसिडेंट का पोस्ट NSUI के हाथ में चला गया था दोस्तों। और इस बार किसी भी तरीके से यह पोस्ट जीतने का ABVP वाले भी संघर्ष करेंगे और NSUI को इस सीट को डिफेंड करना है दोस्तों। और जनता के बीच में, खासकर युवाओं के बीच में जो एक माहौल है वो कांग्रेस पार्टी को लेकर पॉजिटिव सकारात्मक है दोस्तों, क्योंकि राहुल गांधी खुद DU के अंदर डूसू के ऑफिस में जाते हैं, वहां के बच्चों से सारी बातें पूछते हैं। कैंपस की पॉलिटिक्स को लेकर राहुल गांधी भी काफी इंटरेस्ट लेते हैं। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज है दोस्तों। अगले महीने के अंत तक ऐलान की संभावना है। यही नहीं, चुनाव आयोग से सूत्रों का कहना है कि इसके साथ ही जम्मू कश्मीर की 2 विधानसभा सीटों के उपचुनाव भी घोषित किए जा सकते हैं। केंद्र शासित प्रदेश में बीते साल ही चुनाव हुए थे, लेकिन CM उमर अब्दुल्ला 2 सीटों से चुनाव लड़े थे तो 1 सीट उन्होंने खाली की है दोस्तों। वे 2 सीटों से लड़े थे, एक गांधरबल की सीट थी और दूसरी बड़गाम की सीट थी। बड़गाम की सीट उन्होंने छोड़ दी, गांधरबल से अभी भी विधायक रहेंगे तो बड़गाम की सीट पर वोट डाला जाएगा। इसके बाद एक और सीट खाली हुई है, नगरोटा की सीट। यहां पर देवेंद्र सिंह राणा का निधन हो गया, जिसके कारण यहां पर भी वोट डाले जाएंगे दोस्तों। और दोनों उपचुनाव को लेकर ऐलान की संभावना इस महीने के अंत में है। जो भी जानकारी इससे जुड़ी आती रहेगी आप लगातार पहुंचाएंगे दोस्तों। जम्मू कश्मीर के अंदर जोरदार इलेक्शन देखने को मिलेगा। इसी के साथ में महागठबंधन में 15 सितंबर तक सीट बंटवारे को लेकर फैसला ले लिया जाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो रखी है दोस्तों। सीट बंटवारे के मुद्दे पर विकासशील इंसान पार्टी VIP के अध्यक्ष मुकेश सहनी ने मंगलवार को स्पष्ट किया कि 15 सितंबर तक सीट बंटवारे को लेकर हम लोग अंतिम निर्णय ले लेंगे। NDA गठबंधन के भीतर सहमति में अभी काफी ज्यादा कसमकस देखने को मिल रही है दोस्तों। खींचातान जारी है, जबकि इंडिया अलायंस की ओर से स्पष्ट बोला जा रहा है कि 15 तक कर लेंगे और इसका मतलब 15 तक हो भी जाएगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने भी लगातार अपने स्थानीय स्तर के कार्यकर्ताओं नेताओं से फीडबैक मांगा है, जिला मंडलों से फीडबैक मंगवाया जा रहा है दोस्तों। साथ साथ जो खबरें मीडिया आपको नहीं दिखाता वो काफी बड़े खबरें होती हैं दोस्तों। चाहे लद्दाख के अंदर मोदी के झूठे वादे के खिलाफ प्रदर्शन का मामला हो, यानी अभी फिर से सोनम वांगचुक मैदान में उतर गए हैं, प्रदर्शन करने के लिए अनशन पर बैठे हैं। असम में मोदी के झूठे वादे के खिलाफ एक बड़ा समुदाय ST दर्जा की मांग को लेकर विरोध कर रहा है, लेकिन वो भी खबर आपको मीडिया में गायब दिखाई देगी। मध्य प्रदेश में खाद लेने गए किसानों पर लाठीचार्ज हुई, ये भी खबर आपको दिखाई नहीं देगी दोस्तों। बिहार में युवा रोजगार के लिए मैदान में उतरे हुए हैं तो उनको लाठी डंडों से पिटवाया
जा रहा है। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा इस पूरे मामले को लेकर। दोस्तों चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर गोविंद सिंह डोटासरा बोले, कहा सत्य की जीत लोकतंत्र की जीत होती है। कोर्ट के आदेश के बाद श्रीगंगानगर जिला प्रमुख के उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी प्रत्याशी दूलाराम इंदौलिया जी ने 26-5 के बड़े अंतर से विजय प्राप्त की है और सत्ता का दुरुपयोग करने वाली बीजेपी को करारी शिकस्त दी गई है। इससे एक बात स्पष्ट है दोस्तों कि कांग्रेस पार्टी राजस्थान के अंदर स्थानीय स्तर के चुनावों में अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं तक सारे पोस्ट पहुंचा रही है, ताकि ये लोग आगे आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में अपने तरीके से मदद करें। वहीं पर रेखा गुप्ता जो दिल्ली की सीएम है दोस्तों, उनके नाम से एक सोशल मीडिया पर अकाउंट चल रहा है रेखा गुप्ता इनसाइट्स के नाम से, और इसमें दावा किया गया कि नेपाल के अंदर छात्र आंदोलन कर रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि नेपाल हिंदू राष्ट्र बन जाए। इस पर सौरभ भारद्वाज ने फैक्ट चेक करते हुए कहा कि ये हालत है इन लोगों के, दिन रात झूठ फैलाते रहते हैं, यानी करप्शन के खिलाफ आंदोलन चल रहा है, लेकिन दिल्ली की सीएम को लेकर जो ये हैंडल बनाया गया है दोस्तों, इससे झूठ बोला जा रहा है और दावा किया जा रहा है कि हिंदू राष्ट्र के लिए आंदोलन चल रहा है। आप लोग क्या कहना चाहते हैं? दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पल पल की पूरी अपडेट आप लोगों तक लगातार इसी तरीके से पहुंचती रहे। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका चैनल जय हिंद जय भारत, वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत धन्यवाद।